नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। यूपी की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है। यूपी में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो यहाँ पर दिल्ली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो साल 2023 की शुरुआत होते ही 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अब देखा जाए तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि केंद्र में सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष पूरा ही अलग तरीके से दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी की सियासत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां हैं इस सियासत को लेकर। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक के साथ। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से अब यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम जो दूसरे नंबर पर आते हैं वह है केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर खुली चुनौतियां दे दी हैं पूरे ही विपक्ष को। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे और इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब यहां पर हुंकार भर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए और इसके बाद से लगातार यहां पर नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा का कद बढ़ता ही जा रहा है, विपक्षी दलों को भा नहीं रहा है क्योंकि ये लोग जाति परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं। यूपी में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और बसपा सब फेल हो चुके हैं, सिर्फ कमल ही खिला है। कार्य समिति की बैठक में मौजूद सभी नेताओं का ध्यान अपनी तरफ उन्होंने खींच लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी बात रखी। हमला बोलते हुए कह दिया कि जब उच्च न्यायालय ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया, अखिलेश यादव पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी बनकर सामने आए थे। पिछड़ों के हितैषी नहीं बल्कि उनके विरोधी भी बने। गरीब विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। यूपी में जीत नहीं पा रही हैं, वे तेलंगाना जाकर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव फेल हो चुके हैं, राहुल और प्रियंका भी फेल हो चुके हैं, मायावती भी फेल हो चुकी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका कहना रहा, नए गठबंधन बनाए जाएंगे, नापाक षड्यंत्र करेंगे, ना जाने कितने मोर्चे बनेंगे, ना जाने कितने पीएम उम्मीदवार भी सामने आएंगे। हमें यही काम पूरा करना है। 60 में से 100 में से 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। 100 में से 60% वोट लेकर आना है और 40 में से उसमें से बंटवारा होना है। 2014 में सपा ने गुंडागर्दी को बढ़ावा दे दिया। दूसरी ही तरफ 2017 के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस ने गठबंधन कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार न बनने के लिए न जाने क्या क्या किया। 64 सीटें जीत ली यहाँ पर, लेकिन 2022 में सबको पता है कि विपक्ष का क्या कुछ हाल रहा है। अब हमने तय किया है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है। नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, उसके लिए भी पार्टी ने कमर कस ली है। इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने सभी विपक्षी दलों को यहाँ पर चुनौतियां दे दी हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी समीकरण तेज हो चुके हैं और इन सियासी समीकरणों पर गौर किया जाए तो भविष्य में आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य के लिए यहाँ पर क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है और केशव प्रसाद मौर्य के ये बयान यहाँ पर क्या वाकई में यहाँ पर विपक्ष के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। आगे यहाँ पर तमाम जानकारियां भी आपको मिलेंगी। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने 80 लोकसभा सीटों को लेकर दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 100 में से 60 यहां पर हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। यानी कि यहां पर 60% देखा जाए तो उनके खेमे में आता है और बाकी जो बचता है तो यहां पर देखा जाए वो बाकी पूरा विपक्ष बांट सकता है। तो सवाल यहां पर ऋतिक से सबसे पहला यही रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनौतियां दे दी हैं, क्योंकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं विपक्ष के लिए, विपक्ष
विपक्ष जो रणनीतियां बना रहा है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए, उन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखा जाए तो नए नए गठबंधन बनते हुए नजर आएंगे, महागठबंधन भी बनेंगे, विपक्ष की न जाने क्या कुछ रणनीतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई देगा। राहुल गांधी हाल ही में यूपी में पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर। उस वक्त यही कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सपा का गठबंधन हो सकता है, या फिर बसपा का गठबंधन हो सकता है, या फिर अन्य पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, और दूसरी ही तरफ विपक्ष का यही दावा है कि महागठबंधन भी हो सकता है। तो आपके मुताबिक ऋतिक, क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से यहाँ पर बात कह डाली है, तो क्या आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य डंके की चोट पर यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट मैंने भी अभी देखी। मुझे केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुनते ही हंसी आ जाती है। इसलिए आती है, केशव प्रसाद मौर्य क्यों दावा ठोक रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य अपनी हार भूल गए। सिराथू से पल्लवी पटेल ने किस तरीके से लताड़ा था ये भूल गए। सिराथू में क्या बोला था कि कुछ भी हो जाए कमल खिलेगा, फिर भी आप हार गए। मैनपुरी आप पहुंचते हैं, खतौली आप पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे पेश करते हैं, आप हार जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको ऐसा कौन सा पद मिल गया है जिसको लेकर आप लगातार जो है यहाँ पर गठबंधन को जो है फेल करते नजर आ रहे हैं? आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी लगातार जो है उछाल पर है, बीजेपी पार्टी लगातार बढ़ रही है, और यही जो है लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों को देखा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन है, चाहे कांग्रेस की बात कर लो, समाजवादी पार्टी की बात कर लो, तमाम पार्टियों, आम आदमी पार्टी की बात कर लो, बोल रहे हैं कि इसलिए खुश नहीं है क्योंकि बीजेपी पार्टी लगातार जो है अपनी ग्राफ को बढ़ा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी, मुझे बता दीजिए आप कौन से ग्राफ को बढ़ा रहे हैं? पहले आप 22 से 23 राज्य में थे, अब 17 राज्यों में सिमट गए हैं। दिल्ली एमसीडी आप हार गए हैं। गुजरात में आपका गढ़ कहा जाता है इसलिए आप जीते। हिमाचल प्रदेश आप हार गए हैं। उत्तर प्रदेश का हाल आप जानते हैं। निकाय चुनाव आप टाल रहे हैं। निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर आपके मुख्यमंत्री साहब जी वो आगे आके कहते हैं, जबकि राज्य चुनाव आयोग नहीं बोलते हैं। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर दिए केशव प्रसाद मौर्य के लिए, उनका कहना यहाँ पर यह भी रहा है कि हमने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह सवाल भी बनता है कि परिवारवादियों, भ्रष्टाचारियों, गुंडागर्दी की राजनीति करने वालों को करारा जवाब देना चाहिए, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी भाई को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेना चाहिए। तो आपके मुताबिक ऋतिक, क्या वाकई में बीजेपी के इस राज्य में यहाँ पर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी सब कुछ खत्म हो चुका है? 80 सीटों पर दावा करने वाले ये कौन होते हैं? दावा जनता करती है, जनता सिखाती है कि कहां पर उनको जिताना है। आप दावा कर, जनता को क्या आपने खरीद लिया है? जनता वोट करेगी। जनता ने वोट किया नहीं, चुनाव अभी नजदीक आए नहीं, इसके पहले ही आपने दावा ठोक दिया कि हम 80 सीट जीत रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका घमंड है। दूसरी चीज, आप नरेंद्र मोदी को भाई बोल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, उनका पहले सम्मान करना सीखिए। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि इन्होंने वंशवाद की बात की, परिवारवाद की बात की। वंशवाद सबसे ज्यादा कहाँ है? आप खुद पता है, बीजेपी पार्टी में। परिवारवाद कहाँ है? बीजेपी पार्टी में। और जातिवाद कहाँ है? बीजेपी पार्टी में। आपके मुताबिक यहाँ पर कौन सी पार्टी सटीक बैठती है? हिंदुत्व कौन लेकर आया? आपके मुताबिक यहाँ पर कौन सी पार्टी कर रहा हूँ? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश का काम करेगा उसे जो है जनता चुनकर लाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार जनता का यूज करती है, अब जनता सरकार का यूज करना समझ चुकी है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर क्या कांग्रेस जिस तरीके से उभरती हुई नजर आ रही है, क्या वह परफेक्ट बैठती है? कांग्रेस पार्टी उभर रही है, अपने आप को जो है आगे लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी हारी है तभी तो विपक्ष में है, ये स्वीकार वो बार बार करती है कि हम हारे हैं, विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आप सत्ता पक्ष में बैठने के बाद भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। आप विपक्ष का माइक ऑफ कर देते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें राजनीति को गंदा करती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करती हैं, और इन तस्वीरों को सुधारने के लिए देश के प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने पड़ेगी। आपसे हमारे ये सवाल भी रहेंगे ऋतिक कि आखिरकार यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को वह चुनौतियां दे रहे हैं नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने भी लखनऊ में जो कार्य समिति की बैठक हुई वहां पर अपनी बात रखी थी, जैसा कि आपने वो भाषण सुना ही होगा। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मार्च के महीने से दौरे पर निकलने वाले हैं। 80 लोकसभा सीटों का वह दौरा करने वाले हैं। दूसरी ही तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आखिरकार यहाँ पर जीत कौन बोलते हुए नजर आ सकता है? आपने चुनौती की बात की, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य को जनता की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को जमीनी स्तर के मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल को हराना पड़ेगा, तब आप मजबूती पेश करेंगे। आप डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन एक महिला से आप हार जाते हैं, जो महिला लगातार। क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर भारत की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंप दी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, रायबरेली से शायद वह चुनाव लड़ सकती हैं, उनकी टीम का गठन नगर निकाय चुनाव के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खाबरी ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव हैं। आपके मुताबिक यहाँ पर आखिरकार किस पार्टी की जो रणनीतियां हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर फेल होंगी और
यहाँ पर देखा जाए तो किसकी रणनीतियां यहाँ पर पास होती हुई आपने नजर तमाम पार्टियों का जिक्र किया, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी क्यों ना हो, तमाम पार्टियों ने सिर्फ एक ही बात ठानी है कि बीजेपी को हराना है, खत्म बात। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि अगर तमाम पार्टियां बीजेपी को हराने में जो है नाकाम साबित होती हैं तो गठबंधन होगा, गठबंधन होगा तो फिर महागठबंधन भी होगा, क्योंकि देश में तानाशाही लगातार बढ़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द बायर द हिंदू अखबार कहते हैं कि 2014 की बात से अगर देखा जाए देश में लगातार तानाशाही बढ़ी है। अगर इस तस्वीर को ठीक करना है, देश की छवि को ठीक करना है, देश से भुखमरी जैसी बीमारी को दूर करना है, तो चाहे गठबंधन करना पड़े, चाहे विपक्ष को एकजुट होना पड़े, लेकिन बीजेपी पार्टी को हराना आपके मुताबिक लोकसभा चुनाव में जीत किसकी पक्की मानी जा सकती है? लोकसभा चुनाव में अभी देखा जाए जिस तरीके से खबरें सामने है तो बीजेपी पार्टी मजबूत है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष कमजोर है। अगर विपक्ष ने महागठबंधन किया तो विपक्ष बीजेपी को जो है मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक इन तमाम सवालों का जवाब देने की। जैसा कि ऋतिक ने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। ऐसे में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जीत दिलवाते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ओबीसी में देखा जाए तो सबसे बड़ा मजबूत चेहरा वह माने जाते हैं। ओबीसी वोट बैंक को वह साधते हुए नजर आता है। बेशक सिराथू सीट से उन्होंने हार का सामना किया। दावे ये किए जा रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसको लेकर यही कहा गया, जब उनके लिए यहाँ पर अनुमोदन किया गया किरण रिजिजू जी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में उनका कद अब बढ़ा हुआ माना जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट का आखिरी कैबिनेट का गठन किया जाएगा 18 से 25 जनवरी के बीच, और या फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से आप सहमत है या फिर नहीं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।